हाय गाइज, ये बॉलीवुड का CGL टीयर 2 का जो लाइव मॉक था उसका स्कोर कार्ड है। मेरे टोटल स्कोर 297 रहा है। सेक्शन 1 में स्कोर तो काफ़ी कम रहा है, बट सेक्शन 2 में देखें तो GS में मेरा स्कोर 97 परसेंटाइल आई है एंड मार्क्स 50 रहे हैं। तो 97 परसेंटाइल काफ़ी अच्छी कह सकते हैं GS में, एंड ओवरऑल परसेंटाइल 92 है। तो हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि मैं GS किस तरीके से अटैम्प्ट करता हूँ, और मैं एग्जैक्ट वही बताऊँगा जैसे कि मैंने उस टाइम पे अटैम्प्ट किया था क्वेश्चन को। तो पहले हम अपने जो सही क्वेश्चंस हैं GS के उनको देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि जो रोलिंग प्लान्स आए थे 5 ईयर प्लान्स के टाइम पे उनके क्या फीचर था। तो रोलिंग प्लान्स पढ़े होंगे तो वो 1 ईयर के लिए लाए जाते थे। एंड क्यों लाए जाते थे? क्योंकि उस टाइम पे कंडीशंस काफ़ी चेंज हो रही थी। तो फर्स्ट ऑप्शन में उन्होंने दिया है कि वो रोलिंग प्लान्स लाए थे, उनके टारगेट्स काफ़ी क्लियरली डिफाइंड थे और उनको चेंज नहीं किए, तो ऐसा तो कुछ नहीं था। सेकंड ऑप्शन में इन्होंने दिया है कि फ्लेक्सिबल टारगेट्स डिसाइड करने के लिए लाए गए थे एंड एनुअली रिवाइज किए जाते थे। हाँ, तो वो सही है क्योंकि वो 1 ईयर के लिए लाए गए थे एंड उस कंडीशंस जो बन नहीं थी उस टाइम पे, उसके अकॉर्डिंग उनके टारगेट्स डिसाइड किए जाते थे। देन फोर्थ क्वेश्चन, इसमें इन्होंने पूछा है जो वाई आई एम एन अथिस्ट बुक है भगत सिंह जी के द्वारा लिखी हुई, उसकी सेंट्रल थीम क्या है। तो इस बुक के बारे में काफ़ी लोगों ने सुना ही होगा कि उन्होंने इसमें बताया है कि उन्होंने अथिज्म क्यों चुना था। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। और वैसे भी मिला सकते हैं क्वेश्चन से, थर्ड ऑप्शन में ही अथिज्म के बारे में बोला गया है, बाकी सब में नहीं बोला गया है, तो ये एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। देन फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने पूछा है जो 1929 का लाहौर सेशन था, तो उसमें उन्होंने बोला है फर्स्ट असर्शन में कि पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया गया था ऑब्जेक्टिव 1929 के लाहौर सेशन में। हाँ, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पढ़ाई होगा, बार बार आता है, ये सही है। एंड देन उनमें उन्होंने इसमें ये भी डिसाइड किया था कि हम 26 जनवरी से इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया करेंगे, तभी तो हमने 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट किया था। तो दोनों सही हो जाएंगे और ये इसको सही से एक्सप्लेन भी कर पा रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। इसके लिए आपको नॉलेज होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देन सिक्स्थ क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने बोला है यूनिफॉर्म एस्केलरेशन का क्या मीन्स है। तो एस्केलरेशन का मतलब ही होता है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और यूनिफॉर्म है तो दोनों चीज़ें इक्वल हो जाएंगी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी और इक्वल टाइम में चेंज हो, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। देन क्वेश्चन सेवेंथ, इसमें बोला है करेक्ट बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसके पास ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और कोई स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए या दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट हो जाए, तो हाँ ये करेक्ट है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ही ऐसे केस की सुनवाई करता है। देन सेकंड में इन्होंने बोला है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट इशू नहीं कर सकता फंडामेंटल राइट्स के लिए, ओनली हाई कोर्ट इशू कर सकता है, तो ये रॉन्ग है, दोनों के पास ये पावर होती है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि इसको नॉलेज होगी तो कर पाओगे आप, और का इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, ऐसे नहीं है कि कोई अलग से आया हो, तो सेकंड रॉन्ग हो जाएगा। देन एट्थ क्वेश्चन, इसमें इन्होंने पूछा है कि इंडियन नेवी जो लार्जेस्ट सेलिंग रेगेटा था वो कहाँ पे हुई है चैम्पियनशिप उनकी। तो इसमें मैंने पढ़ा नहीं था, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, लेकिन फिर मैंने ऑप्शन एलिमिनेशन से किया, तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है वेलिंगटन, वो तो मैंने हटा दी थी कि ये नहीं हो सकता। देन नेवी की बात की गई है तो मैंने सोचा कि समुद्र के साइड में ही होगा, मतलब कि सदर्न वाले रीजन में। एंड जो फर्स्ट नेम था इसमें जो लिखा है एजिमाला, मुझे लगा नेम से ही कि ये केरला वाले रीजन में होगा, इसीलिए मैंने इसको टिक किया है। देन नाइन्थ क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें जीएसटी के बारे में बोला है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है कि जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, उसमें काफ़ी सारे सेंट्रल और स्टेट के टैक्स को सब्ज्यूम कर दिया है, मतलब कि उसमें मिला दिया है। हाँ, ये करेक्ट है, जीएसटी तभी तो आया था बहुत सारे टैक्स को मिला के। सेकेंड में बोला है कि इसमें डबल स्ट्रक्चर है, सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी लगती है जब एक ही स्टेट के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहे हो, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। एंड थर्ड है कि जीएसटी रेट्स है वो डायरेक्ट
यूनियन गवर्नमेंट मतलब भारत सरकार डिसाइड करती है, स्टेट्स का कोई रोल नहीं रहता, तो ये गलत है। जीएसटी कमेटी के बारे में भी पढ़ा होगा, तो उसमें स्टेट्स भी पार्टिसिपेट करती हैं, तो थर्ड रॉन्ग हो जाएगा। तो सी हट जाएगी, डी हट जाएगी एंड फर्स्ट करेक्ट था, तो ओनली ये बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है। इसमें मुझे सारी जो ऑप्शंस है वो नहीं पता थी, लेकिन जो सेकंड वाली है सिंहनंद, तो इसके नेम से ये आइडिया लग रहा है कि ये कुछ क्रूअल टाइप का पोजीशन होगी मींस, तो मुझे लगा ये कमांडर इन चीफ में ही जा सकती है मोस्टली जहाँ तक है। तो बी फोर्थ में मिलाएंगे तो ओनली वन ऑप्शन ही थी जो फर्स्ट वाली, उसी में बी 4 में जा रहा था, तो ऐसे मेरा ये करेक्ट हो गया। देन 13th वाला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में बोला है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला है कि जो हड़प्पन के लोग थे उनके पास क्यूबिकल बेड्स थे और वो 1:2:4 में थे। तो पढ़ा होगा, तो ये तो काफ़ी टीचर्स पढ़ाते ही हैं कि उनके पास यूनिफॉर्म साइज के बेड्स थे। देन सेकंड ऑप्शन में बोला है कि उनके पास जो मेजरिंग स्केल भी थी, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि उनके पास यूनिफॉर्म मेजरिंग स्केल थी। एंड थर्ड में बोला है कि जो बेड्स वो बनाते थे वो टेराकोटा के बने होते थे, और ख़ासकर इन्होंने बोला है कि जो ज्वेलरी वगैरह और मेटल के ऑब्जेक्ट्स को उन्होंने अगर मेजर करना है तो वो टेराकोटा के बने होते थे। तो इसमें पता होगा कि जो मोस्टली बनी होती थी वो स्टीयरटाइट का यूज़ किया जाता था, पहली बात तो। एंड कोई अगर स्टेटमेंट ऐसा दिया हो एक्स्ट्रा ऐड करके कि स्पेशली ये वो, तो उसके चांसेस हाई रहते हैं कि वो गलत होगा। तो इसमें टेराकोटा नहीं आएगा क्योंकि स्टेटाइट्स की बनी होती थी मोस्टली जो सील्स हैं, तो थर्ड गलत हो जाएगा, तो ओनली 1 और 2 बचेगा, बाकी 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 14। इसमें राज्यसभा के बारे में पूछा है, तो ये तो सिंपल पॉलिटी का कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। राज्यसभा में क्या है, स्टेट से एंड यूनियन टेरिटरी से इलेक्ट होके जाते हैं जो एमपीज है, इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं एमएलएज, ठीक है। तो ये सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगी। देन क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बोला है करेक्ट बताना है हमें। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है मैंगो शॉवर के बारे में बोला है कि जो प्री मानसून होता है ये कर्नाटक और केरल वाले रीजन में होता है। हाँ ये करेक्ट है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये पढ़ा ही होगा मोस्टली लोगों ने। सेकंड स्टेटमेंट में बोला है कि नॉर्वेस्टर्स है उन्हें कालवैसाखी बोलते हैं, तो यहाँ तक ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर बोला है कि ये थंडरस्टॉर्म लाते हैं पंजाब एंड हरियाणा वाले रीजन में, तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा। ये ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि ये वेस्ट बंगाल वाले रीजन में रहता है, ना कि पंजाब एंड हरियाणा, तो सेकंड ऑप्शन रॉन्ग हो गई हमारी यहाँ से। एंड लू के बारे में बोला है कि नॉर्थ इंडियन के प्लेन्स में चलती है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगी। तो सेकंड हमारी रॉन्ग थी, सेकंड को रॉन्ग करेंगे तो बाकी अपने आप तीनों ऑप्शन हट जाएंगे, ओनली बी बचेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। इसमें बोला है कि जो ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी कि GVA है इंडिया का, उसमें हाईएस्ट पार्टिसिपेशन किसका रहता है। तो ये पढ़ा होगा सर्विस सेक्टर का रहता है, सर्विस सेक्टर मीन्स टर्शरी सेक्टर, सही हो जाएगा। देन 18 नंबर। इसमें पूछा है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के बारे में करेक्ट बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में बोला है कि जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र बनाते हैं इंडिया में उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटास होता है, तो ये थोड़ा सा भी आइडिया होगा फर्टिलाइज़र का तो पता होगा यही होते हैं कंपोनेंट्स। एंड बोला है कि पोटास है वो हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से क्योंकि इंडिया के पास कम रिजर्व हैं, तो मोस्टली फर्टिलाइज़र का पार्ट इंपोर्ट ही किया जाता है, तो ये जनरली सही होगा। देन सेकंड स्टेटमेंट में बोला है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद है फर्टिलाइज़र का जो प्रोडक्शन है ना वो पंजाब और हरियाणा में ही कंसंट्रेट रहा है, तो ये तो आइडिया ही होगा कि अब मोस्टली हर जगह पर इंडस्ट्रीज हैं, तो ये सेकंड स्टेटमेंट तो सही नहीं हो सकता कि ओनली पंजाब हरियाणा में ही कंसंट्रेट रहे उसका फर्टिलाइज़र का प्रोडक्शन, तो सेकंड रॉन्ग हो जाएगा और 1 करेक्ट है, तो ओनली 1 बचेगा। देन क्वेश्चन नंबर 19। इसमें बोला है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, तो इसमें 5 kg राशन दिया जाता है फूड ग्रेन्स, ये काफ़ी बार न्यूज में रहता है, डिबेट्स में भी रहता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट वही लगा है। देन सेकंड स्टेटमेंट लिखा है कि 80 करोड़ बेनिफिशरीज हैं, तो ये भी काफ़ी बार न्यूज में रहा है, तो ये पता होगा। एंड थर्ड बोला है
कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है अप्रैल 2021 से हुआ है। तो एक्चुअली में मुझे इसकी ईयर नहीं पता थी, लेकिन हाई चांसेस रहते हैं कि कोई भी ऐसी स्कीम वगैरह दी हो, उसके ईयर दिया हो तो वो रॉन्ग हो। तो थर्ड अगर हम रॉन्ग करेंगे, मैंने ऐसे ही किया था एलिमिनेट करके, थर्ड रॉन्ग करेंगे तो अपने आप 1 और 2 बचेगा। और वैसे भी 1 और 2 करेक्ट है, ये तो हमें पहले ही पता चल गया था, तो भी ऑप्शन एक ही बच रही है, डी वाली। तो मैं कई क्वेश्चंस में एलिमिनेशन, नॉलेज मतलब सबको मिक्सअप करके यूज करता हूँ। ये नहीं है कि ओनली एलिमिनेशन से ही हो जाए, थोड़ा नॉलेज भी आवश्यक होती है। देन 21 नंबर क्वेश्चन, इसमें इसरो का जो PSLV C-37 मिशन था उसके बारे में पूछा है कि क्या स्पेशल अचीवमेंट था उसका। तो ये भी न्यूज़ में था कुछ मंथ्स पहले, एक साथ 104 सैटेलाइट्स भेजी थी उन्होंने। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। तो नेक्स्ट 22, इसमें पूछा है इनकरेक्ट बताना है मैग्नीशियम के बारे में। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पता था मुझे, लेकिन इसमें थर्ड ऑप्शन दिख रही है, इसमें लिखा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, वो एसिडिक इन नेचर है। हाइड्रोक्साइड मीन्स होता है OH, और OH पता हो, अगर थोड़ा सा भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि ये बेसिक होता है, तो इसलिए एसिडिक इन नेचर नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। मैंने बिल्कुल ऐसे ही किया था, बाकी ऑप्शंस का मुझे आइडिया नहीं था। देन 23 नंबर क्वेश्चन, इसे मैच करना है। तो ये तो पॉलिटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। आर्टिकल 356 है, प्रेसिडेंट रूल में चला जाएगा ये। आर्टिकल 368 है, ये अमेंडमेंट वाले में चला जाएगा। देन आर्टिकल 39 ये है DPSP में। ओके, तो ये तो डायरेक्ट मैचिंग थी, पता होगी तो आप कर लो इजीली। देन क्वेश्चन नंबर 24, इसमें पूछा है जो कोपेन ने क्लासिफिकेशन किया है क्लाइमेट्स को, उसमें बताना है कि कौन सा क्लाइमेट रीजन है जिसमें हाई टेम्परेचर रहता है पूरी ईयर एंड एनुअल रेनफॉल रहती है 200 मिलीमीटर से 2000 मिलीमीटर से ज़्यादा। तो ऐसा कौन सा है, इसमें पहले हम सिंपली सोचेंगे तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला जो रीजन होता है उसी में टेम्परेचर पूरी साल भर ज़्यादा रहता है एंड रेनफॉल भी। तो अगर इसमें आपने क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा तो आइडिया होगा कि वो ट्रॉपिकल वाले रीजन को ए से शो करते हैं एंड फिर रेन फॉरेस्ट के लिए F। तो ये तो पढ़ा होगा तो ही कर पाओगे, बाकी तो वही है कि तुक्का लग जाए तो कोई बात हो सकती है। तो मैंने ऐसे ही करता हूँ, मैं क्वेश्चंस मोस्टली नॉलेज का यूज करता हूँ, और फिर जहाँ पे एलिमिनेशन लग रही होती है वहाँ एलिमिनेशन, एंड थोड़ी बहुत रिस्क भी मैं लेता हूँ। बाकी कुछ गलत भी हुए हैं, जैसे 10 नंबर है, इसमें पॉपुलेशन सेंसस 2027 का पूछा है, तो इसको भी मैंने ऐसे ही एलिमिनेशन से किया था। इसमें मेरा रॉन्ग हो गया, 2 और 3 सही है, मैंने 1 2 3 तीनों लगाए हैं। एंड 12 नंबर भी गलत है मेरा, इसमें 2 और 3 है, मैंने तीनों लगा दिए हैं। तो कुछ गलत भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी सही हो जाएंगे। 16 नंबर है, इसमें मैंने ओनली ये लगाया है, नहीं ओनली बी लगाया था, इसका ओनली ए है। देन 20 नंबर, इसका स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, मुझे ये पता नहीं था, तो ये भी मैंने तुक्का मारा था। तो सिंपल है कि ऐसा नहीं है कि 100% करेक्ट ही होंगे, बट रिस्क तो लेना पड़ती है गाइज, एंड चांसेस हाई जब रहेंगे सही होने की कि आपको टॉपिक की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। देन आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, फिर अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन सी एलिमिनेशन टेक्निक कहाँ पे लग रही है। तो आप कमेंट करना गाइस, और कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, बाकी मैं ऐसी वीडियो GS के लिए डालता रहूँगा, आपको कैसी लगती हैं वो भी बता देना कि डालूँ या नहीं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।